हाँ जी। अभी आ रही है आवाज आप सबको? ओके। ठीक है। तो क्या पूछ रहे थे आप? रिया पूछ रही थी ना कुछ। क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा, करेंसी डिबेसमेंट होता है जैसे किसी करेंसी की वैल्यू को कम करना। ठीक है। लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी। अनम्यूट ही है मेरा माइक। आ रही है आपका आवाज? तो करेंसी डिबेसमेंट क्या होता है? करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। ठीक है। जैसे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे दो चीज़ें होती है ना, एक तो फेस वैल्यू, एक इंट्रिंसिक वैल्यू। एक तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए मिलिंग का काम, वो मिलिंग करते हैं। ठीक है, यानी काट देते हैं। एक होता है करेंसी डिबेसमेंट, यानी उसकी वैल्यू को कम कर देना, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कम कर देना। ठीक है, वो होती है करेंसी डिबेसमेंट। ठीक है। हाँ। हम्म। ये होता है वैल्यू पे। ठीक है, कि आपकी जैसे एक क्या हुआ था, इन्होंने एक वो सेट कर दिया था, एक प्रोटोकॉल समझ लो या फिर एक पैरामीटर समझ लो, कि आपकी जैसे हम डॉलर्स के अकॉर्डिंग अपनी करेंसी को मेजर करते हैं कि डॉलर्स के कंपैरिजन में हमारी करेंसी कितनी स्ट्रोंग है या फिर कितनी वीक है। ठीक है, यही करते हैं। तो सबसे पावरफुल क्या है? डॉलर है। तो डॉलर के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि क्या हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो जैसे जैसे ये चीज़ हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे काम कर, मतलब के बेसिस पे देखा जाता है कि अगर मान लो कई बार क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। डिवैल्यूएशन पढ़ा था ना, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन पढ़ा है आपने? हाँ जी। तो क्या होता है कि हम हाँ जी, डेप्रिसिएशन पढ़ा था। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, विद एज कंपेयर टू ये डॉलर। ठीक है। और डीवैल्यूएशन क्या होता है? डीवैल्यूएशन जो है गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। ठीक है। वो ताकि हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। अगर जैसे वैल्यू कम होगी हमारी करेंसी की, डीवैल्यू हो गई, डीवैल्यू मतलब करेंसी की वैल्यू कम हो गई, रुपीस की वैल्यू कम हो गई, तो क्या होगा? डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस सस्ता मिलेगा, यानी एक डॉलर। हाँ, तो क्या होगा, मतलब एक डॉलर में कितने रुपए हो जाएंगे? अब रेट चल रहा है 70। अब जो रेट चल रहा है ना, शायद वो चल रहा है 70-75। और कंफर्म तो नहीं है मुझे, मतलब श्योर नहीं हूँ मैं। एक डॉलर में शायद 70 के आसपास है। ठीक है, अब हम 70 लगा के चलते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, जो यूएस वाले हैं उनको क्या होगा? हाँ, वो 75 के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था। तो 75 लगा दो। ठीक है, सेवन एक डॉलर में 75 रुपीज। एक सेकेंड, मैं ना लिख के बताती हूँ, एक सेकेंड। जैसे क्या है, एक डॉलर में कितने रुपीज हैं? 75 रुपीज है। ठीक है। फिर क्या हुआ? क्लियर नहीं है? तो मैं क्लियर क्यों नहीं आती? फर्स्ट ईयर की अभी क्लास ली थी, उनको सब कुछ क्लियर था। तुम अपना नेटवर्क भी चेक करो भाई। अभी ठीक है? ब्लर्ड आ रही है? तो ब्लर्ड तो नहीं आनी चाहिए।
अभी देखो, अच्छा अच्छा चलो देख लो, देख लो। जैसे $1 में कितने 75 रुपीज होते हैं, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन का क्या मतलब है? डीवैल्यूएशन सरकार करती है अपनी मर्जी से, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ाना चाहती है? ताकि अभी शायद आपके इसी सेमेस्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगे, निर्यात अगर बढ़ेगा तो हमारी कंट्री के लिए फायदा होगा, ठीक है। और इम्पोर्ट्स अगर बढ़ेंगे, आयात बढ़ेंगे तो हमारी कंट्री के लिए नुकसान होगा, ठीक है। ये सबको पता है, सबको पता है। हाँ। तो क्या होता है डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन किस लिए करती है सरकार? ताकि कंट्री के जो है एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे डीवैल्यूएशन से? अब $1 में कितने आ रहे? 75 रुपीज। पहले कितने थे? 70 रुपीज थे, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो यूएस के जो भी लोग हैं जिनके पास डॉलर है, पहले $1 दे के उनको 70 रुपीज मिलते थे। अब $1 दे के उनको 75 रुपीज मिल रहे हैं, तो उनको तो फायदा हो गया ना 5 रुपए का, ठीक है। उनके पास ज्यादा रुपए आ रहे हैं, उसी रेट में उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं। तो क्या होगा, जब जब किसी के पास ज़्यादा रुपए आते हैं तो वो क्या करता है, अपनी डिमांड बढ़ा देता है। डिमांड बढ़ा देगा, पैसे आएंगे। तो यानी पैसे ज़्यादा आएंगे तो वो डिमांड बढ़ा देगा, तो वो क्या करेगा, इम्पोर्ट करेगा, इंडिया से इम्पोर्ट ज़्यादा करेगा, क्योंकि सस्ता माल मिल रहा है। क्योंकि पहले जो चीज़ उसको 70 रुपए में, सॉरी, एक एक डॉलर में 70 रुपए मिल रहे थे, अब $1 में 75 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड बढ़ा देगा, उसकी वजह से उसके इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब इम्पोर्ट्स बढ़े तो इंडिया के क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो क्या होगा, इंडिया की ग्रोथ हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये जो वैल्यू है रुपीस की वैल्यू, ये ज्यादा होने लग जाएगी। हाँ जी। जैसे पहले $1 75 रुपए में मिल रहा था, तो अब रुपीस महंगा हो जाएगा, $1 फिर 70 रुपए में मिलने लग जाएगा, ठीक है। ये होता है रीवैल्यू। डी वैल्यू मतलब ज्यादा बढ़ना, और री वैल्यू मतलब कम बढ़ना, कम होना, ठीक है। समझ में आ गया? इसीलिए वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि करेंसी के में हम कंपैरिजन करते हैं। आगे पढ़े हम, क्योंकि डॉलर पावरफुल है बहुत, इसीलिए कोई भी एक करेंसी लेनी थी पहले, जैसे पहले क्या यूरोज भी लेते थे, ठीक है, यूरो करेंसी ब्रिटिश की जो होती है। फिर इन्होंने डॉलर जो है वो बहुत पावरफुल करेंसी है, ठीक है, इसीलिए डॉलर को लिया है। अच्छा तो हाँ, डॉलर पावरफुल मानी ही जाती है, डॉलर। वैसे यूरो भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन ये जो किया था ना, ये प्रोटोकॉल सेट किए थे, तो हमने डॉलर को ही लिया था कि डॉलर के कंपैरिजन में ही एक्सचेंज होते हैं। और वैसे भी हर जगह देख लो, अब जैसे वो है वर्ल्ड बैंक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी क्या होता है, क्योंकि यूएस से मोस्ट पावरफुल कंट्री है ना, इसीलिए डॉलर भी बहुत पावरफुल है। इसी वजह से डॉलर के साथ हम कंपैरिजन करते हैं हर एक करेंसी का। और वर्ल्ड बैंक में, WTO में, इसमें क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी जैसे कोई भी कोटा सेट करते हैं तो वो डॉलर्स में ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो कल पढ़ाया था समझ में आ गया था? मनी की क्या डेफिनेशन होती है, वो हम तीन चीज़ें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? एक तो मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। स्टोर ऑफ वैल्यू है, मूल्य संचय का माध्यम है। और तीसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, गणना का माध्यम, ठीक है। तीनों समझ में आ गए? फिर क्या पढ़ी थी हमने, विशेषताएं पढ़ी थी। तरल संपत्ति है, लिक्विड एसेट है, ठीक है, कैश के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। सामान्य स्वीकृति है, यानी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सब लोग उसको स्वीकार करते हैं।
ऐच्छिक स्वीकृति है, यानी किसी के ऊपर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब अपनी इच्छा से इसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक होता है विनिमय का माध्यम, ठीक है, यानी इससे हम विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये एक साधन है, यानी इसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो पहला हमने पढ़ा था वस्तु मुद्रा, ठीक है, कमोडिटी मनी। इसमें क्या होता है, वस्तु के बदले हम वस्तु को प्राप्त करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और इसकी फेस वैल्यू, और इसमें क्या था, सॉरी फेस वैल्यू नहीं, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो ज़ीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका आंतरिक मूल्य भी होता है, ठीक है। फिर आती है धातु मुद्रा, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी में क्या होता है, हाँ जी, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जैसे गायें हैं, ठीक है, गायें, हमें क्या करना है कि गायें देके, जैसे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था पहले, वस्तु विनिमय प्रणाली, तो हम उसमें क्या करते थे कि जैसे मान लो गाय है हमारे पास और हमें दूध, सॉरी, गेहूं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जिसको गाय की ज़रूरत है और जो गेहूं बेचना चाहता है, ठीक है। अगर तो हमने क्या किया, हमने वस्तु को यानी गाय को कैसे यूज़ किया, एज अ मनी यूज़ किया ना। हमें गेहूं लेने थे तो हमने गाय को एज अ मनी यूज़ किया, ठीक है। तो उसको कहते हैं वस्तु मुद्रा, यानी कमोडिटी मनी, ठीक है। लेकिन अगर हम एज अ मनी उसको यूज़ नहीं कर रहे, मुद्रा के रूप में हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, तो भी उसकी अपनी वैल्यू है, गाय की अपनी भी तो वैल्यू है ना कुछ। तो उस वैल्यू को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर आंतरिक मूल्य, ठीक है, उसकी अंदर की वैल्यू, ठीक है। अगर हम उसको मनी के फॉर्म में यूज़ नहीं भी कर रहे तो भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। फिर है धातु मुद्रा, पढ़ी थी हमने। धातु मुद्रा में क्या होता है कि कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज, कोई भी एनी टाइप ऑफ मेटल वी यूज एज अ मनी, ठीक है, उसको मुद्रा की फॉर्म के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसके भी जैसे इसके ऊपर क्या होता है, अंकित किया जाता है, मतलब इसकी फेस वैल्यू लिखी जाती है। जैसे मान लो गोल्ड का कॉइन है, उस पर लिख दिया कि 10 रुपए का है। इससे पहले ज़माने में तो क्या होता था, 10-10 रुपए में मिलता था ना गोल्ड। अभी रेट्स बढ़े हैं, पहले राजा महाराजाओं के टाइम में तो ऐसे ही होता था। तो क्या होता था, एक तो फेस वैल्यू होती है, मतलब जो उस पर लिखा जाता है कि 10 रुपए का है, ये 5 रुपए का है, ठीक है, उसको कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, जो अंकित किया जाता है उस सिक्के। एक होते हैं आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, की उसकी अपनी भी कोई वैल्यू होती है, अगर हम उसको मनी की फॉर्म में नहीं यूज करें फिर भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, समझ में आ गई। तो जो मेटालिक मनी है उसमें क्या होता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है, ठीक है, यानी उसकी अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पत्र मुद्रा, पेपर मनी। उसमें क्या होता है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, सिक्योरिटी नहीं होती थी, ठीक है, तो क्या करते थे, मनी लेंडर के पास जाते थे, साहूकारों के पास जाते थे लोग और अपना गोल्ड जमा करवा देते थे। साहूकार क्या करता था, एक सर्टिफिकेट टाइप कुछ दे देता था, यानी पेपर बना के दे देता था, आपकी रिसिप्ट बना के दे देता था कि इतना सोना इसका मेरे पास जमा है। और वो पेपर दिखा के हम क्या खरीद सकते हैं, कोई भी सामान, हमें कुछ भी बाजार से कुछ खरीदना है तो हम वो पेपर को दिखा के सामान खरीद सकते थे, ठीक है। अच्छा, वो जो पेपर था वो परिवर्तनशील था। परिवर्तनशील मतलब उसको हम गोल्ड की फॉर्म में चेंज कर सकते थे किसी भी टाइम, ठीक है, यानी वो कन्वर्टिबल था। फिर क्या हुआ, आजकल जो पेपर मनी चल रहा है वो फिएट पेपर मनी होता है, ठीक है, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। इसका मतलब क्या है, ये अपरिवर्तनशील है, मतलब हम उसको एकदम से चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर पेपर का टुकड़ा है वो तो वो सिक्योरिटी ही रहेगी, ठीक है, समझ में आया। फिएट पेपर मनी हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, अपरिवर्तनशील होता है, इनकन्वर्टिबल होता है, हम उसको मुद्रा में नहीं बदल सकते, ठीक है। मनी के फॉर्म में हम उसको दिखा के एज अ मनी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कैश की फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। और ये जो होते हैं फिएट मनी, ये क्या होती है, फिएट मनी होती है
जो सरकार जारी करता है, यानी कोई भी राज्य जो है, राज्य सरकार, वो इसको पारित करता है, ठीक है। और लीगली सब कुछ होता है। वही इसका चाल चल, मतलब जो भी कोई अरेंजमेंट्स करनी है तो वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार करती है, इसका जो भी कार्य करना होता है, ठीक है। तो फिएट मनी क्या होता है, प्रादिष्ट मनी, जो इनकन्वर्टिबल होती है, जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ गए? ओके। अच्छा, अब ये बॉक्स में है आपकी लीगल टेंडर, यानी विधि ग्राह्य, ठीक है। तो लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर होता है कि अ, कोई भी कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे मान लो पेपर का टुकड़ा ले लो या फिर कोई भी करेंसी ले लो, कुछ भी ले लो, अगर वो लीगल टेंडर है, इसका मतलब क्या होगा कि वो सरकार के द्वारा मतलब उसकी वैधता जो है वो सरकार के द्वारा परिमाणित होती है, ठीक है। यानी सरकार उसकी वैधता का प्रमाण किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। सरकार उसका वो सब कुछ देखती है, ठीक है। और क्या करती है सरकार? ये इसको स्वीकार करना भी वैध होता है, मतलब लीगल होता है, सब कुछ लीगल, सारा काम जो होता है वो लीगली होता है, सारा काम कुछ जो भी इससे रिलेटेड कोई भी काम होता है वो सिर्फ सरकार देखती है, ठीक है। लीगल टेंडर नाम से ही पता चल रहा है कि जो सारा कार्यक्रम, सारा कुछ जो भी इससे रिलेटेड कोई भी वर्क है वो सरकार ही संभालती है, ठीक है। हाँ जी। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर क्या होता है? एक कोई भी चीज़ हो सकती है जिस पे जो लीगली एक्सेप्टेबल है, यानी सरकार के द्वारा एक्सेप्टेड है, सरकार ने ही उसको पारित किया गया है, मतलब सरकार के द्वारा ही, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी वस्तुओं को और सेवाओं को, मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो आई है मार्केट में, ठीक है, लीगली वैलिड हो जो, ठीक है। ठीक है, फिर आता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ नियर मनी, ठीक है, निकट मुद्रा की अवधारणा। इसमें क्या होता है, पहले तो ये देखो कि होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, बुक पे ध्यान मत देना। निकट मुद्रा वो होती है नियर मनी, मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नियर मनी यानी मनी के पास, मुद्रा के निकट। वो मुद्रा नहीं होती, मनी नहीं होता, लेकिन मनी के पास होता है, मतलब मनी जैसा ही होता है, ठीक है। मनी क्या होता है? मनी तो सिर्फ ओनली कैश की फॉर्म में जो हमारे पास करेंसी होती है, बैंक डिपॉजिट को भी हम मनी नहीं बोलते। जो हमारे पास कैश की फॉर्म में जो भी करेंसी होती है या फिर नोट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मनी, ठीक है। लेकिन नियर मनी क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल असेट, यानी कोई भी संपत्ति जिसको हम अ, आसानी से मुद्रा के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम उसको बदल सकते हैं, इजीली बदला जा सकता हो, उसको कहते हैं नियर मनी। जैसे टाइम डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है। क्या होता है? हम फिक्स डिपॉजिट्स करवाते हैं, एफडीज करवाते हैं ना बैंक्स में, तो वो क्या हो गया, वो नियर मनी का, निकट मुद्रा का एक एग्जाम्पल हो गया। क्यों? कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये सुना होगा ना, एफडी तुड़वा लेंगे, एफडी एफडी रखी है हमारी बैंक में, तो वो क्या है, एक पेपर होता है एफडी, और कुछ नहीं होता, एक पेपर होता है एफडी। उसको क्या होता है, जब वो मेच्योर हो जाती है, उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो हम उसको निकाल सकते हैं, यानी हम कैश हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास कैश आ सकता है। लेकिन वो कैश अभी है नहीं,
वो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है और हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, तो नियर मनी या फिर निकट मुद्रा किसको कहते हैं? जो मुद्रा के निकट हो, यानी मनी के नियर हो। ठीक है, वो मनी नहीं होता लेकिन हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, कैश में। समझ में आ गई डेफिनेशन सबको? पहले भी निकलवा सकते हैं लेकिन फिर वो कुछ वैल्यू कम मिल जाएगी। निकलवा सकते हैं, मान लो ज़रूरत है किसी को एफडी की लेकिन आपकी एफडी मैच्योर नहीं हुई है, पूरा टाइम नहीं हुआ है, तो आप निकलवा सकते हो लेकिन पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ कट के मिलेगा। ठीक है, नहीं उसमें से तो नहीं कटेगा, लेकिन आपका जैसे कुछ वो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो नहीं मिलेगा, वो कट के मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैच्योरिटी से पहले आप करवाते हो तो मिल जाते हैं लेकिन ब्याज कट के मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो मनी का ही, मतलब मुद्रा का ही एक रूप होता है लेकिन मुद्रा नहीं होती। ठीक है, मनी नहीं होती क्योंकि हम, हमारे पास वो चीज़ कैश में नहीं होती। ठीक है, वो चीज़ कैश नहीं होती, बस हम उसको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसको डिटेल में हम करेंगे कल। ओके, चलो ठीक है, फिर कल करते हैं आगे।